आज हमारे पॉडकास्ट पर खास मेहमान हैं। हम स्वागत करते हैं मंजू बागमार जी का। ये राजनीति में आपका इंटरेस्ट कैसे जागा? मुझे राजनीति में जाकर जो है एक सामाजिक ढांचे में हम बदलाव ला सकते हैं। देवरानी जेठानी वाला चुनाव? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनसे एक ही सेम समाज के हैं, बाकी हमारा ऐसा दूर दूर तक हमारा कोई रिश्ता नहीं है उन लोगों से। ग्रामीण क्षेत्रों में आप घूंघट प्रथा को लेकर के क्या देखते हैं? आप खुद इस दिशा में काम कर रही हैं? मेरा ये मानना है कि सिर पे पल्लू रखना, एक अपने से बड़ों को एक रेस्पेक्ट देना। जैसे हम मंदिर वगैरह में जाते हैं तो हम सिर पे पल्लू रखते हैं। बड़ी कार्यकर्ताओं की अगर मैं बात करूं, तो उनके मानदेय की बढ़ोतरी की कई बार बात सामने आती रही। हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जो हमारी सहायिकाएं हैं, वास्तव में देखा जाए तो ये हमारे विभाग की एक तरह से मजबूत एक रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम देखते हैं, कमेंट्स वगैरह जो आते रहते हैं। कुछ लोगों की तो आदत होती है सर, तो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं रखते हुए हमें जो है सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, डीडी न्यूज़ राजस्थान के खास पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दाधिच और दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट पर खास मेहमान हैं राजस्थान की भजनलाल सरकार में मंत्री, जायल से 2 बार विधायक। हम स्वागत करते हैं मंजू बागमार जी का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट पर। मंजू बागमार जी राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर 2 विभाग खासतौर पर संभाल रही है, जिनमें कि महिला एवं बाल विकास विभाग और साथ ही में सार्वजनिक निर्माण विकास विभाग की भी हम बात करेंगे। उनसे सार्वजनिक जीवन के साथ साथ में व्यक्तिगत पहलुओं पर भी हम बात करेंगे। कई अनकहे अनसुने प्रसंग भी उनसे जानेंगे। बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न मैम आपसे, आपके बचपन से जुड़ा हुआ, अगर हम उन दिनों में आपको लेकर के चलें तो किस तरह से आप हमसे साझा करेंगे उन दिनों की बातें जब आप स्कूल में हुआ करते थे? तो स्कूल से लेकर के जो आपका सफ़र है एक शिक्षक बनने का, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। बचपन की यदि बात करूं तो मेरा बचपन तो बहुत ही खुशनुमा रहा है। और बचपन से ही जो है एक मेरे जो पेरेंट्स थे, पापा जो थे, वो बचपन से जो है मुझे बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे कि हमने किताबें पढ़नी है। न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे कि, और राजनीति के बारे में मुझसे पूछते रहते थे कि, और क्वेश्चन भी पूछते रहते थे कि क्या है। तो बचपन से ही मेरे में एक ललक सी जागी कि राजनीति के बारे में पूछना, करना और क्वेश्चंस पूछना, अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस वगैरह पूछना। तो इस तरह से जो है मेरे अंदर भी एक जो है उसके बारे में एक हमेशा जिज्ञासा रहती थी कि पापा कुछ पूछ लेंगे। और बचपन से ही जो है मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ था और उसी शौक़ की बदौलत जो है मेरी पढ़ाई, मैंने अपनी आगे की पढ़ाई करी। और पापा हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि नहीं, पढ़ाई जो है मतलब बुद्धि जो है वो किसी की भी बपाती नहीं होती है और बुद्धि के बल पर अपन आगे बढ़ सकते हैं। और वो ही मैंने एक गांठ बांध ली और उसी बात को लेते हुए जो है मैंने अपनी पढ़ाई आगे तक जारी रखी। और उसके बाद में मैंने एमकॉम किया, मेरी नेट स्लेट थी, मैंने पीएचडी करी, फिर एलएलबी, एलएलएम में गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। ह्यूमन राइट्स में मैंने डिप्लोमा किया। और पढ़ने का मुझे एक बहुत, चूँकि उसके बाद में मैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैंने मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी से अपनी जॉब की शुरुआत करी थी, अपने कैरियर की शुरुआत करी। तो शुरू से मुझे पढ़ने का एक शौक़ रहा और उसी की वजह से जो है मैं ये जानती हूँ, मेरा ये मानना है कि उसी की वजह से जो मैं आज यहाँ तक। अच्छा, शुरू से पढ़ाकू स्टूडेंट, मतलब किताबों में खोए रहने वाले, या फिर मतलब बाहरी दुनिया से भी कनेक्टेड रहते थे? उस समय जो है बाहर जाना आना इतना लड़कियों को अलाउड नहीं होता था, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स ने जो है मुझे बाहर पढ़ाया। उस समय जो है कम ही पढ़ाया जाता था लड़कियों को। और जो है पापा शुरू से ये कहते थे कि नहीं, आप पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो फिर जो है समाज में अपना एक स्थान बना पाओगे। आप ये राजनीति में आपका इंटरेस्ट कैसे जागा? जब आप प्रोफेसर थे तब वहाँ पर आपके विचार, राजनीतिक विचारों ने आपको प्रेरित किया, या फिर किसी राजनेता की आपने प्रेरणादायी उनको माना और उसके आधार पे आपने अपने कदम राजनीति की ओर बढ़ाए? देखिए, चूँकि एक शिक्षक के रूप में मैंने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी
और मेरा ये मानना था वहाँ जब मैं स्टूडेंट्स को देखती थी और उनकी एक हमारी जो शिक्षा प्रणाली को देख के समाज में किस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं, सामाजिक संरचनाओं में हम किस तरह से बदल सकते हैं, तो मेरे मन में हमेशा यही आता था कि हम लोग जब है नीति निर्धारण प्रक्रिया का जब हम हिस्सा बनेंगे तो एक लार्ज स्केल के ऊपर, एक बड़े लेवल के ऊपर जो है हम समाज में बदलाव ला सकते हैं, लोगों की सोच में हम बदलाव ला सकते हैं और हम समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाते हैं। तो यही चीज़ जो है मुझे राजनीति के लिए प्रेरित करी कि मुझे राजनीति में जाकर जो है एक सामाजिक ढांचे में हम बदलाव ला सकते हैं, लोगों की सोच में हम बदलाव ला सकते हैं। तो धीरे धीरे जो है वो एक तरह से मेरी इच्छा भी थी कि मैं राजनीति के अंदर जाकर जो है, और हमारे जो पापा थे वो भी मेरे राजनीति में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, हमारे जो ससुराल वाले हैं वो भी, मेरे ब्रदर इन लॉ वगैरह वो भी राजनीति में थोड़ा, तो धीरे धीरे जो है मेरे को उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उसके बाद में जो है आज आपके साथ। तो 2013 में देवरानी जेठानी वाला चुनाव फिर शुरू होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनसे एक ही सेम समाज के हैं, बाकी हमारा ऐसा दूर दूर तक हमारा कोई रिश्ता नहीं है उन लोगों से। शायद ये कोई गलत फहमी रही होगी इस तरह से। बाकी मेरे जो हस्बैंड वगैरह है वो 5 भाई हैं और 5 बहनें, और हम लोग बहुत अच्छी तरह से, हमारी एक पूरा परिवार जो है एक वो टीम की तरह काम करता है और हमारा परिवार पूरा एकजुट है। इस तरह का कोई भी नहीं था। अच्छा, कोई पारिवारिक रिलेशन नहीं है? पारिवारिक मतलब ये जो चर्चाओं में इस तरह की बातें देखने को नहीं, हमारा पारिवारिक संबंध दूर दूर तक भी हमारा कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। अच्छा, वो नाम सेम, केवल नाम सेम है और समाज एक ही जाति होने की वजह से ये कहा गया। हाँ, ये कहा गया, बाकी हमारा देवरानी जेठानी का चुनाव है। नहीं, ऐसा कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं था। अच्छा, इलेक्शन के दिनों में अगर मैं बात करूं, किस तरह का आपने कैंपेनिंग आपने करा, और कैंपेनिंग के दिनों में आप कैसे अपने आप को रूटीन आप रखते थे कार्यकर्ताओं के बीच में, फिर परिवार की जिम्मेदारी सारा? इलेक्शन बहुत ईजी नहीं होता। देखिए, 2008 में मैंने इलेक्शन फाइट किया था और उसके बाद में ये मेरा चौथा चुनाव था। 2008 में चूंकि मैं क्षेत्र में एक नई थी और उसके बाद में 2013 का इलेक्शन मैंने जीता और इस बार 23 का इलेक्शन भी मैंने जीता है। तो मेरा जो ससुराल है वो जायल तहसील के एक छोटा सा गांव है हमारा, सोनेली गांव, और उसमें करीब जो है 4000 की पॉपुलेशन के आसपास है। और जब मैं पहली बार 2008 में जब टिकट लेकर आई तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ था कि मैडम को टिकट मिला है। तो हमारे गांव में मतलब एक शादी जैसा माहौल था। और जैसे मैंने चारों जो इलेक्शन लड़े हैं उसमें सिर्फ मैंने इलेक्शन नहीं लगा, पूरा परिवार लड़ा है, पूरे परिवार ने एक टीम की तरह। और मैं तो ये कहूँगी हमारे पूरे गांव में एक तरह से जैसे शादी होती है तो एक घर में शादी होती है, लेकिन हमारे पूरे गांव के अंदर एक शादी जैसा माहौल होता था। हर गांव का व्यक्ति, हर गांव की जो लेडीज़ थी हमारी, वो फ़ोन करते थे और गांव के हर व्यक्ति जो है एक तरह से शादी के अंदर जिस तरह से चहल पहल और जिस तरह सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, और जब बारात आने वाली होती है और जिस तरह से सज धज के तैयार रहते हैं, वैसे सुबह 4 बजे ही वो सब तैयार होते थे। पूरे गाँव में अपने अपने रिश्तेदारों के पास जाना, फ़ोन पर बात करना, और जितना हो सकता है मतलब सब सभी तरह के एफर्ट्स लगाते थे। और एक तरह से पूरे गांव वालों का सपोर्ट, पूरे जायल तहसील वालों ने, अपने कार्यकर्ताओं ने पूरा सपोर्ट किया, और उसी की वजह से जो है आज जो है वो अपने आप को भी भाग्यशाली समझते हैं। महिला कैंडिडेट होने के नाते महिलाओं का समर्थन, महिलाओं का सपोर्ट बहुत खास तौर पर मिला, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल, महिला कैंडिडेट, चूंकि हम दोनों ही, कांग्रेस से भी महिला कैंडिडेट थी और बीजेपी से भी मुझे जब टिकट मिला, तो निश्चित रूप से महिलाओं का रुझान तो रहता ही है। महिलाएं जब हमें देखती है तो वो यही गांव में जिस तरह से बातें होती है कि आज देखो पढ़ी हैं, लिखी हैं, आज यहाँ तक पहुँची है, तो हम लोग भी कभी इनकी तरह आगे बढ़ें। और जो एक घूंघट की प्रथा है गाँव के अंदर, जैसे महिलाओं के पास महिला जब बैठती है तो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करती है कि नहीं, मैं महिलाओं के साथ बैठी हुई हूँ, मैं भी इनकी तरह आगे बढ़ूँ। और हमें देखकर वो घर से बाहर भी निकलती है, उनके मन में भी ये जिज्ञासाएं आती है, वो अपनी बच्चियों को भी आगे बढ़ा रही है, पढ़ा रही है। तो निश्चित रूप से वो अपनी बात इजी तरीके से हम लोगों तक कह सकती है। कोई भी समस्याएं होती है तो महिलाएं हमारे पास आके कह सकती है कि साहब हमारी ये प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारा इस तरह से हम समाधान कर सकते हैं, किस तरह से। कई बार हमसे जो है कई तरह की सजेशंस लेने भी आती है महिलाएं, तो कई बार जो है मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से जो है एक जुड़ाव महसूस करती है, और वो जो है मुझे फील्ड में बहुत देखने को मिलता है। आपने कहा कि घूंघट प्रथा भी अभी भी कायम है, और
पर्दा प्रथा हमारे यहाँ पर कभी हुआ करती थी। अब घूंघट को आप किस तरह से देखते हैं? अभी भी ग्रामीण महिलाओं में घूंघट प्रथा बहुत ज़्यादा, शहरों में तो हम देखते हैं कि बहुत सशक्तिकरण और सामने चीज़ें काफ़ी मॉडर्न हो गई हैं, लेकिन अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप घूंघट प्रथा को लेकर के क्या देखते हैं? आप खुद इस दिशा में काम करते हैं? देखिए, वैसे तो ये एक सामाजिक कुरीतियां ही हैं, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा। जिस तरह से यदि हम पर्दा प्रथा की बात करें, घूंघट की, तो पुराने ज़माने में ये होता था कि महिलाएं जो है, मेरा ये मानना है कि सिर पे पल्लू रखना, एक अपने से बड़ों को एक रेस्पेक्ट देना। जैसे हम मंदिर वगैरह में जाते हैं तो हम सिर पे पल्लू रखते हैं, तो हम जो है उनके प्रति एक आस्था रख रहे हैं, हम उनको सम्मान दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक पर्दा प्रथा की बात है, वो एक हमारी, उससे हमें उसमें बदलाव लाना होगा कि महिलाएं जो है आगे बढ़े, इस जो हमारी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनसे आगे बढ़कर आए। अभी कुछ गाँव के अंदर ज़रूर घूंघट की प्रथा है, तो अब जो महिलाएं हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रही हैं और धीरे धीरे जो है ये प्रथाएं जो है वो कम होती जा रही हैं। महिला बाल विकास विभाग की अगर मैं बात करूं, किस तरह की योजनाएं आप लोग अभी इस समय में चला रहे हैं? कैसे इन योजनाओं के इम्प्लीमेंट को लेकर के आपका खास तौर पर ध्यान रहता है? देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है, महिला एवं बाल विकास एक बहुत ही संवेदनशील महिलाओं और बच्चियों को लेकर हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही है। आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक हमारी योजना चालू करी थी, जिससे हमारी जो है लैंगिक असमानता थी जो दूर हुई है हमारी। इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसके अंदर जो है जन्म से लेकर बच्चियाँ जब स्नातक तक पढ़ती है तो उनको 1.5 लाख रुपये हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी ने जो है उसको 1.5 लाख रुपये कर दिए हैं हमारे। इसके अलावा हमारी सरकार की बहुत सारी योजनाएं, यदि महिलाएं जो है अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जिसके अंदर जो है अपना खुद का जो उद्योग शुरू करना चाहती है तो उसके हम लोग सब्सिडी देते हैं। हमारी उड़ान योजना है, हमारी बच्चियों को जो है हाइजीन से बचाने के लिए, कि किस तरह से जो है हमारी शिक्षा सेतु योजना है, जो ड्रॉप आउट जो हमारी बच्चियाँ हैं उनको शिक्षा में पढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो हमारी महिलाएँ हैं जो अपने प्रोडक्ट खुद बनाती है, राजवीका वगैरह के अंदर तो हम अमृता हट वगैरह लगाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं जो है वो हमने हमारे डिपार्टमेंट में चालू कर रखी है और हम समय समय पर उसकी समीक्षा भी करते हैं, ताकि उन योजनाओं का लाभ जो वास्तव में पात्र व्यक्ति हैं उन पात्र व्यक्तियों तक उनको मिल रहा है। और मेरा ये मानना है कि पिछले 1.5 सालों के अंदर जो है हमने जो हमारी एक जो हमने फिक्स किया था कि इन महिलाओं को, इन बच्चियों को उनका लाभ मिलना चाहिए, तो जो हमारा लक्ष्य था उस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। फीडबैक भी हमने समय समय पर लिया है। हमारी लखपति दीदी योजना है, हमारी ड्रोन दीदी योजना है, सोलर दीदी, तो हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में हम आने वाले समय के अंदर आप देखिए कि महिलाएं जो है हमारी आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सभी क्षेत्रों में जो है वो सशक्त हो और विकसित राजस्थान का और विकसित राजस्थान का जो हमारा सपना है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने जो है आज जो भारतवर्ष जो है आज़ादी के अमृतकाल में अमृतकाल चल रहा है, और जब 2047 में जब हमारे 100 वर्ष पूरे होंगे तो एक विकसित भारत का जो सपना देखा है उसी तरह जो है विकसित राजस्थान जो है वो हमारा विकसित राजस्थान होगा। और विकसित राजस्थान आप देखिए कि आने वाले समय के अंदर शीघ्र ही आपको दिखाई देगा। एक आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ जो एक वर्ग है वो बड़ा आंदोलनरत रहता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अगर मैं बात करूं, उनके मानदेय की बढ़ोतरी की कई बार बात सामने आती रही। क्या उस पर लेकर के विभाग क्या सोचता है, किस तरह से उस पर आप काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो हमारी सहायिकाएं हैं, वास्तव में देखा जाए तो ये हमारे विभाग की एक तरह से मजबूत एक रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करती है, क्योंकि जो हमारे विभाग की जो योजना है उनको धरातल पर लाना और उनको हमारी महिलाओं, हमारी बच्चियों तक ले जाने का जो कार्य कर रही है वो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही कर रही है। तो निश्चित रूप से जो है उनकी मानदेय में बढ़ोतरी होती है, तो निश्चित रूप से जो है उनका मनोबल बढ़ता है और वो और ज़्यादा समर्पण की तरह से कार्य करती है। और मेरा ये मानना है कि जो हमारी मैनिफेस्टो में था हमारा कि हम चरणबद्ध तरीके से उनके मानदेय में वृद्धि करेंगे, तो अभी हमने उनके 10% मानदेय में वृद्धि करी, पिछले बजट में भी आपने देखा होगा। और हमारी जो महिलाएं और हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो उस बात को लेकर खुश भी है, और आने वाले समय के अंदर जो समय समय पर उनकी जो डिमांड है उसको पूरा करने का भी हम ठोस तरीके से उनकी बात रखेंगे, और आने वाले समय के अंदर हम उनकी मांग को भी पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रदेश की भजनलाल सरकार की अगर मैं सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करता हूँ तो वो आपके नज़र में कौन सी उपलब्धि होगी जिसे आप गिनाएंगे? देखिए, जब से हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा पिछले 18 महीनों की यदि मैं बात करूं
तो राजस्थान के अंदर एक सुशासन देना, पारदर्शिता देना और जवाबदेहिता देना, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। आज आप देखिए कि राजस्थान के अंदर हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान किया कि जो हमारे बेरोजगार जो बच्चे घूम रहे हैं, हमारे उद्योगपति जो बाहर है, हमारे प्रवासी राजस्थानी जो बाहर है, वो सब राजस्थान के अंदर आए। आपने देखा होगा कि हमारी जो उद्योगों की जो हमारी पॉलिसीज़ है, उन पॉलिसीज़ में हमने चेंज किया उनके अनुसार कि वो लोग आए राजस्थान के अंदर और राजस्थान में अपना उद्योग धंधा लगाएं। और उसमें आपने देखा होगा करीब 35,000 करोड़ रुपए के MOU हुए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी शर्मा को कि वो समय समय पर इसके लिए समीक्षा कर रहे हैं और कि कितने धरातल पर कितने MOU हमारे सक्सेस हो रहे हैं, और हम लोगों उनको जो है उनके अनुसार हम अपनी पॉलिसीज़ में भी चेंज कर रहे हैं और उनको हम रियायत भी दे रहे हैं। इसके अलावा भी आप देखिए कि कई सारी हमने जो योजना ERCP का जो हमने क्रियान्वयन किया है, आप देखिए उसको धरातल पर हम लेकर आए हैं। अभी पिछले 18 महीने के अंदर आप देखिए कि हमारे एक भी पेपर लीक का आपको कोई भी हम इस तरह का प्रकरण आपको नहीं दिखाया होगा। पिछले सरकार के समय जो पेपर लीक हुए थे उसके लिए हमने SIT का गठन किया है। हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग कदम उठा रहे हैं कि हमारी महिलाएं जो है सुरक्षित रहे, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करें। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। यदि मैं पिछले 18 महीने की बात करूं तो पिछले 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल को देख लीजिए और हमारे 18 महीने के कार्यकाल को आप देख लीजिए। जितने उन्होंने 18 महीने में नहीं किए उतने तो जितने उन्होंने 5 साल में नहीं किए उतने हमने 18 महीने में, चाहे वो हम हमारे उद्योग धंधों की बात कर लीजिए, चाहे हमारी कृषि कनेक्शनों की बात कर लीजिए, चाहे हमारी विद्युत कनेक्शनों की बात कर लीजिए, मतलब किसी भी क्षेत्र के महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात भी भजनलाल सरकार ने कही। बिल्कुल, हमने जो है पुलिस के क्षेत्र में हमारी जो तृतीय श्रेणी अध्यापकों की जो भर्ती थी उसमें भी हमने अपनी महिलाओं को जो है 50% ताकि हमारी महिलाएं जो है वो आर्थिक दृष्टि से सशक्त हो और शैक्षणिक दृष्टि से भी जो है वो आगे बढ़े और उनको हर क्षेत्र के अंदर समाज में वो एक अपना उच्च केंद्र सरकार ने भी मैम 33% आरक्षण की बात कही। किस तरह से आप देखते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि आप भी चुनाव लड़ करके इस मकाम पे पहुंचे हैं, जब 33% महिलाएं होंगी लोकसभा में, विधानसभा में, किस तरह आप देखते हैं कि महिलाओं का एक बड़ा प्रतिनिधित्व होगा? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को, जिन्होंने 2020 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया और उस अधिनियम के तहत जो है हमारी असेंबली और पार्लियामेंट में, लोकसभा और विधानसभा के अंदर 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि पंचायत स्तर तक ही महिलाएं जो है उनको आरक्षण मिला हुआ है, तो उसी पंचायत स्तर तक ही, लेकिन हमारी विधानसभा और लोकसभा के अंदर महिलाओं को आरक्षण नहीं था। अब आने वाले समय के अंदर चूंकि अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है और महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, तो हमारी महिलाएं जो है वो विधानसभा और लोकसभा में भी जो है अपनी आवाज़ उठाएगी और ज़्यादा संख्या में चुनकर जो है हमारी महिलाएं आगे आएगी, तो समाज में एक जो है एक बदलाव नजर आएगा। लेकिन पंचायत और नगरीय जो इकाइयाँ रहती हैं उसमें पार्षद पति, सरपंच पति काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आपको लगता है कि ये जब 33% जब हो जाएगा तो कमोवेश इस तरह की तस्वीर तो नहीं देखने को मिलेगी? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि पिछले बार जब 13 से 18 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हमने एक जो है पंचायतों के अंदर भी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने एक निर्धारित करती थी, जिसका बाद में विरोध हुआ था और बाद में जब सरकार आई थी तो उसने उसको वो इसीलिए किया गया था ताकि महिलाएं, जब पढ़ी लिखी महिलाएं आगे आएगी, वो पढ़ेगी कि मेरे सामने किस पे मुझे सिग्नेचर करने हैं, मुझे किस तरह से मेरे को यहाँ का विकास करना है, मेरे सामने जो कागज़ लाया गया है वो किस तरह से है। तो इस सोच में जब बदलाव होगा और जब पढ़ी लिखी महिलाएं हमारी समाज में आगे आएगी तो निश्चित रूप से जो है ये कमियां हमारी आगे आने वाले समय में दूर हो जाएगी। लेकिन महिलाओं के लिए राजनीति में आज भी चुनौतियां तो कम नहीं हैं, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से खुद का भी एक अपना स्ट्रगल आपका रहा है, तो महिलाओं के लिए कितना चुनौती भरा आप राजनीति का क्षेत्र देखते हैं? देखिए, महिलाओं के लिए चुनौती तो है, लेकिन अब उतनी चुनौतियां नहीं रही हैं जितनी कि पहले हुआ करती थी। अब सभी को समान अवसर मिल रहे हैं, समाज की मानसिकता, उनकी सोच में भी काफ़ी बदलाव आया है, महिलाएं स्वयं भी आगे बढ़ रही है, महिलाएं स्वयं भी अब राजनीतिक क्षेत्र में रुचि रख रही है। आप देखिए कि जहाँ भी आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को उठाकर देखिए, महिलाएं पूरी तरह से सक्रिय, महिलाएं स्वयं भी ये चाहती है कि हम अपने जो है समाज के अंदर सुधार कर से सामाजिक ढांचे में हम बदलाव ला सकें, सामाजिक जो है हमारी जो संरचना है उसमें हम सुधार ला सकें। तो महिलाएं स्वयं जो है आगे बढ़ रही है, महिलाओं को भी जो है आगे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। सार्वजनिक जीवन में आप काफ़ी व्यस्त रहती होंगी, अलग अलग दिन भर जो है आपके डिपार्टमेंट्स काफ़ी फाइलों में व्यस्त, परिवार के लिए कैसे समय निकाल पाती हैं?
देखिए व्यस्तताएं तो रहती हैं, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड ने पूरा मुझे सपोर्ट किया है। और उसी टाइम में से, क्योंकि सबके पास जो है टाइम फिक्स होता है, सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं, उस समय के लिए आपको अपनी राजनीतिक जीवन में भी अपने उसमें भी टाइम देना है, आपको अपने परिवार में भी टाइम देना है, दोनों को बीच में बैलेंस बनाकर रखना है आपको, तभी आप जो है अपनी गाड़ी को आराम से चला पाओगे। कौन सी अच्छी डिश आप बना लेती हैं? वैसे पारंपरिक जो अपना राजस्थानी खाना है जी। वो बनाने का मुझे बहुत शौक है। चूरमा बाटी दाल, दाल बाटी चूरमा भी, हमारे वहाँ पे जो लापसी वगैरह बनती है वो भी। और इसके अलावा मुझे कुकिंग का पूरा शौक है, और आप कोई भी डिश कहिए, मैं बहुत उसके साथ बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना कि अपने हाथों में एक जादू होता है, और बहुत प्रेम से प्यार डालकर जब अपन उसमें बनाते हैं तो एक बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आता है, वो स्वाद। आपको इतना समय मिल जाता था कि आप, क्योंकि पढ़ाई में भी, अब जब आप प्रोफेसर थी तब भी आपको पढ़ाई में बहुत व्यस्त रहना हुआ होगा उस वक्त भी, और उसके बाद में भी परिवार के लिए समय निकाल करके फिर राजनीति, तो काफ़ी स्ट्रगल तो रहा ही है ये। बिल्कुल व्यस्तताएं तो रहती है, लेकिन रही आपको सभी के साथ में बैलेंस करके चलना होता है। टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको करके बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से जो है आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, और उसके अनुसार जो है सबको कितना टाइम देना है उसको चलते हुए। और मेरा ये मानना है कि व्यक्ति यदि अपने जीवन में पंक्चुअल हो जाए, अनुशात्मक जीवन जिए तो, और टाइम मैनेजमेंट करके चले, तो कोई भी जो है वो सब चीज़ों को आराम से उस समस्या का समाधान कर सकता है। उदयपुर विश्वविद्यालय से काफ़ी लोग राजनीति में निकले हैं। मैं अगर गिरिजा व्यास जी की बात करूँ, सीपी जोशी जी की बात करूँ, आप एक शिक्षकों का एक बड़ा रेशो है जो सफलता का वहाँ से निकल करके राजनीति में आता है। और अगर मैं बाकी और विश्वविद्यालय की बात करता हूँ तो वहाँ पर ऐसा कम देखने को मिलता है। वहाँ से स्टूडेंट्स काफ़ी निकल रहे, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय में। तो आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, राजस्थान टीचर्स के लिए है स्कोप काफ़ी है। राजस्थान विश्वविद्यालय चूँकि हमारी यहाँ पे कैपिटल में है, राजधानी के अंदर हैं, और बच्चे काफ़ी एक्टिव हैं। हमारा जो उदयपुर विश्वविद्यालय के अंदर, वो तो बच्चों के ऊपर वो डिपेंड करता है कि राजनीति के अंदर आप कितनी तरह सक्रिय हैं। और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि हमारे विश्वविद्यालय से जो है सीपी जोशी साहब, गिरिजा व्यास जी, RL जाट साहब, और फिर मुझे भी इस जो है राजनीति के अंदर जो है राजनीतिक रूप में आकर जो है समाज सेवा का मौका मिला है, तो मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्यवाली। एक बात मैम, आप खुद DSW रहे, यानी कि डीन स्टूडेंट वेलफेयर उदयपुर विश्वविद्यालय में। छात्र संघ के कई चुनाव आपने कराए होंगे। अभी हाल ही में विद्यार्थी छात्र संघ चुनावों की भी मांग कर रहे थे। किस रूप में आप देखते हैं, क्या छात्र संघ चुनाव होने ज़रूरी हैं? होते हैं तो इससे क्या सीख मिलती है, और क्या इसके आप साइड इफ़ेक्ट भी आप देखते हैं? देखिए, छात्र जो है अपनी जब राजनीति के छात्र जीवन से ही अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं, और जो आपने देखा होगा कि जब छात्र जब चुनाव में आते हैं और अपने कई बार अभी भी जो डिमांड चल रही है कि हमारे जो है चुनाव होने चाहिए, उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट पे यदि हम देखा जाए, सकारात्मक पहलू देखा जाए, तो जो राजनीति के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि सब होना भी चाहिए। और एक मेरा ये मानना है कि ठीक है, चुनाव अपनी एक जगह पर है, लेकिन चूंकि उसके नेगेटिव पॉइंट आपने देखा होगा कि कई लोगों का अपना कैरियर बर्बाद हो जाता, कई तरह की हत्या, लूटपाट और इस तरह की घटनाएं भी होने को मिली थी। और एक तरह से जो हेल्दी कंपटीशन जो पहले समय में दिखाई देता था कि चाहे कितने ही प्रतिद्वंदी हो, लेकिन वो एक केवल उसी स्तर तक प्रतिद्वंदी होते थे, लेकिन आज जो है पूरा एक समय बदल चुका है। लोग उसको एक गलत दृष्टि, मतलब उनका एक जो सोच है वो नकारात्मक सोच हो गई है, और जिस तरह से जो हम एक सकारात्मक रूप से उन्हें ले पाते हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। और पूरी तरह से जो है एक पूरा माहौल जिस तरह से ख़राब हो जाता है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी पढ़ाई जो ख़राब हो रही है, और जो राजनीति में रुचि नहीं रखते वो भी इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। कई तरह की समस्याएं जब सामने आने लगी है, तो फिर तत्कालीन सरकारों ने इस प्रकार का जो निर्णय लिया कि इस तरह से जो है छात्र चुनाव को बंद किया गया। और जैसे ही सरकारों को ये लगेगा कि नहीं अब जो है चालू करने चाहिए, तो ये एक उच्च स्तरीय वार्ता के आधार पर या उच्च स्तरीय कमेटी के आधार पर जो है उसे किया जाए। अभी तो आपने देखा है कि सभी विश्वविद्यालयों की जो कुलपति है उन्होंने जो है उसके लिए मना कर दिया है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, तो फिर सरकार किस तरह से डिसीजन। राजस्थान सरकार में अभी 2 महिला मंत्री हैं। आने वाले वक्त में आपको लगता है कि जब एक्सपेंशन होगा तो और महिलाओं को भी मौका मिलेगा, जो विधायक हैं उनमें से भी? क्या देखते हैं आप उस पर? निश्चित रूप से जो अभी जैसे हमने बात करी कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, तो हमारी और भी महिलाएं आएगी। हमारी जो आधी आबादी है, आधी आबादी जो महिलाओं की है, तो
तो महिलाएं जब सशक्त होगी तो निश्चित रूप से जो है हमारा समाज और हमारा प्रदेश सशक्त होगा। जब हमारी महिला मंत्रियों को जब हमारी महिलाएं और जो है मंत्री बनकर आएगी तो निश्चित रूप से जो है राजस्थान का और अच्छी तरह से विकास कर पाएंगे। मैम, प्रोफेसर के तौर पर जब आपको लगा कि राजनीति में जाना चाहिए तो शुरुआत 2008 से रही, आपने कहा, किस तरह आपको लगा कि राजनीतिक सफ़र आपका जो है वो शुरू होता है यहाँ से, और अब राजनीति में उसके बाद में आप वापस से शिक्षा और शिक्षक में भी आपने अपना जुड़ाव बदस्तूर जारी रखा, तो राजनीति और शिक्षक के तौर पर आपकी करियर की जो है ये किस तरह की बैलेंसिंग आपकी रही वहाँ? देखिए, एक शिक्षक के रूप में शिक्षण करवाते हुए, कार्य करवाते हुए मैंने कई ऐसी हमारी शिक्षा प्रणाली में, इसके अलावा समाज की जो हमारी संरचनाएं हैं उसमें जो उसमें सुधार करने की आवश्यकता थी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि राजनीति जो है केवल एक सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि हमारी सामाजिक संरचनाओं को सुधारने के लिए, लोगों के जीवन स्तर में जो है सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक सशक्त माध्यम हो सकती है। और उसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षक के रूप में मैंने समस्याओं का विश्लेषण करने में, उनका समाधान करने में, प्रभावी रूप से किस तरह से हम जो है समस्याओं का समाधान करते हुए उनको हम किस तरह से उनका समाधान कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का जब मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि जो है राजनीति के आधार पर जो है हम नीति निर्धारक के रूप में जब हम बनेंगे तो निश्चित रूप से जो है हम इसमें एक बदलाव ला सकते हैं, समाज की सोच में बदलाव ला सकते हैं और एक बड़े स्तर पर जो है हम अपने समाज में जो है एक सुधार ला सकते हैं। लेकिन एक समय वो भी था कि जब आप राजनीति से वापस शिक्षा के क्षेत्र में गए, हाँ। तो ये किस तरह मुमकिन रहा और कैसे आप वहाँ पर सहज रहे फिर? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस भी पोस्ट पर आप रहते हो तो चेयर के साथ आपको जस्टिफाई करना है। जो भी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ में काम करना होता है। जब मुझे यहाँ पर जो है विधायक बनने का अवसर मिला था तो मैंने उस जिम्मेदारी को पूरी अच्छी तरह से निभाया, और जब मैंने एज ए प्रोफेसर के रूप में मुझे काम करने का जब अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने एज ए प्रोफेसर के रूप में जो है अपनी जो भी सेवाएं थी वो मैंने पूरी समर्पण तरीके से किया, और मुझे जो है एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि मैं जो है उनके ऊपर अपना कार्य कर पाई। अच्छा मैम, सोशल मीडिया पर आप सक्रिय हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ चलाते हैं आप? अच्छा, आप देखते हैं कमेंट्स वगैरह जो आते रहते हैं? बिल्कुल। तो उससे कुछ फर्क पड़ता है? ये जो कमेंट्स आते हैं कई बार नेगेटिव भी होते हैं, कई बार पॉजिटिव। हाँ, सोशल मीडिया का जो इफेक्ट है एक समाज से जुड़ने का, जनहित से जुड़ने का, बहुत ही एक सशक्त माध्यम, लेकिन वहाँ ट्रोलिंग भी बहुत होती है। बहुत ट्रोलिंग भी होती है, और जब भी पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो एक तरह से जो है एक सकारात्मक विचार आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है और उससे हम मोटिवेट भी होते हैं। कुछ लोग नकारात्मक लिखते हैं तो उसके ऊपर मैं ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे को मतलब खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए जब अच्छा काम कर रही हूँ। और कुछ लोगों की तो आदत होती है सर, तो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं रखते हुए हमें जो है सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब आखिर में एक अपील जो मैं आपके जरिए करना चाहूँगा तमाम उन महिलाओं को जो कि आगे बढ़ने की चाहत रखती हैं और समाज में जिन्हें मौके कम मिले हैं, जो वंचित रही हैं, और अभी उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए सरकारें भी काफ़ी प्रयास कर रही हैं, आप उनके लिए किस तरह का एक मैसेज देना चाहेंगे आखिर? देखिए, मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि वो महिला शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, और जिस तरह से सरकार ने जो महिलाओं के लिए जो हमारी योजनाएं बना रखी है, हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। अब जो है हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार महिलाओं को शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से जब सशक्त बना रही है, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है, तो हमारी आधी आबादी महिलाओं को जो है आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़कर जो है समाज में अपना योगदान देना होगा, और जब हमारी महिलाएं आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो है हमारा जो है प्रदेश उच्च स्तर पर पहुंच पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज आपने हमारे साथ बातचीत के लिए समय निकाला। इस प्रेरक बातचीत से काफ़ी कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा, आपके बारे में जानने को मिलेगा, और साथ ही में जो आपके प्रयास जो किए जा रहे हैं उसको भी जो लोग हैं वो देख सकेंगे, और कई अनछुए पहलू, अनकहे और अनसुने पहलुओं पर भी आपने बातचीत की हमारे लिए, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज हमारे इस खास पॉडकास्ट में बस इतना ही। अब हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आप बने रहें डीडी न्यूज़ राजस्थान के साथ।